Welcome to HPM classes. Hope you all are doing well. I will continue with the NCERT explanation in this video as well. Why do I explain NCERT? Because by reading NCERT, students get a proper scientific terms which they can use while writing their answers during exams. In the previous video, we have seen dihybrid cross, but how do the traits get expressed in the next generation? थोड़ा सा समझ लेते हैं. सेलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल. जो सेल में सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है वही इंफॉर्मेशन सोर्स होता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा. ठीक है. अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन. तो जो डीएनए का एक सेक्शन पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है वो कहलाता है उस प्रोटीन का जीन. ठीक है. एंड हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर डिस्कसिंग हियर. सो द प्रोटीन कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. प्रोटीन जो होते हैं वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस एज अ कैरेक्टरिस्टिक. वी नो दैट प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ. तो हमें पता है कि टॉलनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है. अगर हम प्लांट का एग्जाम्पल लें तो प्लांट में एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है जो प्लांट की ग्रोथ को ट्रिगर करता है. तो जो प्लांट की हाइट होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन पे डिपेंडेंट होती है. तो जो पूरा प्रोसेस है हार्मोन के फॉर्मेशन का उस पे डिपेंड करता है कि प्लांट का हार्मोन कैसा बनेगा और प्लांट की हाइट कैसी होगी. सपोज देयर इज़ वन एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल प्रोसेस. अगर जो जीन है जो उस एंजाइम की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है वो जीन में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ चेंजेस आ गए, तो उस एंजाइम की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी. तो पूरा का पूरा प्रोसेस लेस इफ़िशिएंट हो जाएगा और हार्मोन लेस अमाउंट में सिक्रीट होगा जिसकी वजह से प्लांट की हाइट शॉर्ट रह जाएगी. सो दस जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स. ठीक है. अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ठीक से देखें तो हमें पता चलता है कि प्रोजेनी में जो डीएनए बनता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो दोनों पेरेंट्स से आता है. ठीक है. हाफ अमाउंट आता है फादर से, हाफ अमाउंट आता है मदर से. सो बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ द प्रोजेनी. और किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए दो जीन्स चाहिए, वन फ्रॉम फादर वन फ्रॉम मदर. सो एग्जैक्ट दो कॉपीज किसी भी जीन की बनती हैं. उनमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है. सो इसी से प्रूफ होता है कि पी प्लांट्स में हर जीन के लिए 2 सेट्स होते हैं. एक फादर से आता है, एक मदर से आता है. हमें पता है कि हर ट्रेट के लिए 2 जीन्स होते हैं और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक ही जीन एक गैमेट में जाता है. एक गैमेट में ये जाएगा, एक गैमेट में ये जाएगा. सो अगर किसी भी प्रोजेनी में किसी भी जीन के 2 सेट हैं तो मीन्स वन वुड हैव केम फ्रॉम फादर साइड एंड वन वुड हैव केम फ्रॉम मदर साइड. राइट. सो लेट्स रीड समथिंग अबाउट जीन. जीन प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है. तो सेल में जीन्स एक लॉन्ग थ्रेड की तरह नहीं प्रेजेंट होता लाइक डीएनए, बट ये सेपरेट पीसेस की तरह प्रेजेंट होता है विच आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. Thus each cell will have 2 copies of each chromosome. We know that the cell has nucleus in the center of it which contains number of chromosomes. When you will unwind one chromosome, you will find a long strand of DNA. और जो एक छोटा सा पीस होता है उस DNA का that is called as gene. One chromosome may contain 1000 to 2000 genes and around 20,000 genes are present in almost every cell. We know we humans have 23 pairs of chromosomes. 23 comes from father side and 23 will come from mother side. और दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे 46 number of chromosomes. तो जो ये 22 pairs of chromosomes हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं. ठीक है. उनकी एक कॉपी आती है फादर से, एक कॉपी आती है मदर से. एंड दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स. बाकी ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं इनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स. तो या तो किसी इंडिविजुअल में ये दोनों सेट होंगे क्रोमोसोम के या ये होंगे. इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ 21st एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉज.
अगर किसी चाइल्ड में 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाए तो क्या होगा? सो द प्रेजेंस ऑफ 21st एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉजेज डाउन सिंड्रोम विच कॉजेज मेंटल डिजीज इन द चाइल्ड. ठीक है, बच्चा जो होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा. तो किसी भी प्रोजेनी में नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनाने के लिए हर गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर कंप्लीट सेट किसी भी प्रोजेनी में जाएगा तो उसमें डबलिंग हो जाएगी क्रोमोसोम्स की. तो इसीलिए गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि अपने आप को रीस्टोर कर लेते हैं. जब जायगोट की फॉर्मेशन होती है तो दोनों पेरेंट्स के 23 क्रोमोसोम्स आपस में मिलके 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स बना लेते हैं. So on the basis of this, one question can come in your exams. How is the equal genetic contribution of male and female parents ensured in the progeny? प्रोजेनी में कौन इंश्योर करता है कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हो रहा है? सो इन आंसर यू विल हैव टू राइट दैट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ फीमेल गैमेट और एग सेल फ्यूज विद अ मेल गैमेट और स्पर्म सेल विच आर हैप्लॉइड. ठीक है, एंड दीज टू हैप्लॉइड सेल्स combine together to form zygote and zygote is diploid. means haploid का मतलब होता है half number of chromosomes, मतलब 23 number of chromosomes. और जब दो ऐसे सेल्स मतलब ओवम और स्पर्म आपस में कंबाइन करते हैं तो डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है. डिप्लॉयड मीन्स विच हैज़ 46 number of chromosomes. So in this way, an equal genetic contribution of male and female parent is ensured in the progeny. Now let's move to the most important part of this chapter, which is sex determination. बच्चे में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है, कैसे पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की? कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिनमें टेम्परेचर कंट्रोल करता है फर्टिलाइज्ड एग को और डिटरमाइन करता है कि वेदर द male will take birth or female will take birth, like turtles, crocodile. ऐसे ही कुछ animals होते हैं like snails. They are hermaphrodite, means they have both the sex, male along with the female. So they can change their sex according to their need, means the male part of one snail can reproduces with the female part of another snail, and in the same way the female part of one snail can reproduces with the male part of another snail. हम ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स जो होता है इंडिविजुअल का वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है. मींस कौन से जीन्स पेरेंट्स से आए हैं उस पर डिटरमाइन करता है कि जो बच्चा बॉर्न होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा. हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ऑटोसोम्स के, वो परफेक्ट पेयर होते हैं. मींस दोनों ही जो क्रोमोसोम्स की जोड़ी है दे आर सिमिलर टू ईच अदर. बट जो 23rd पेयर है इट माइट बी परफेक्ट पेयर और माइट नॉट बी अ परफेक्ट पेयर. फीमेल्स में 23rd क्रोमोसोम जो होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम वो परफेक्ट पेयर होता है. फीमेल्स में दोनों ही क्रोमोसोम्स XX होते हैं बट इन मेल्स वन इज X एंड वन इज Y, मीन्स दे आर नॉट द परफेक्ट पेयर. Y chromosome is little smaller than X chromosome. Now we know that each female has XX chromosomes and male has X and Y chromosome. गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक गैमेट में X जाएगा, दूसरे गैमेट में भी X जाएगा फीमेल्स में. मेल्स के गैमेट में या तो X जाएगा या Y जाएगा. मतलब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कौन सा क्रोमोसोम X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम गैमेट में गया है उस पर डिपेंड करता है कि प्रोजेनी मेल होगी या फीमेल. फीमेल के दो गैमेट्स बने X और X, मेल्स के दो गैमेट्स बने X और Y. अगर ये X इस X के साथ कंबाइन करेगा तो एक फीमेल का फॉर्मेशन होगा, ये X इस Y के साथ कंबाइन होगा तो एक मेल का फॉर्मेशन होगा. ऐसे ही ये X अगर इस X के साथ कंबाइन करेगा तो एक फीमेल का फॉर्मेशन होगा और ये X इस Y के साथ कंबाइन करेगा तो एक मेल का फॉर्मेशन होगा. सो इन दैट वे हाफ ऑफ प्रोजेनी विल बी मेल एंड हाफ ऑफ द प्रोजेनी विल बी फीमेल. So females have two paired chromosomes which are XX and males have two unpaired chromosomes which is X and Y, and these sex chromosomes determine the characteristic of the child.
X chromosome determine the female character in embryo. And Y chromosome contains male determining gene which is called as SRY gene that causes testis to form in embryo. ठीक है, embryo में testis की formation करने में help करता है Y chromosome and results in the formation of external and internal development of male genitals. Hope you have understood. As we know that each child has two set of genes. हर trait के लिए जो genes होते हैं वो mother से भी आते हैं, father से भी आते हैं. Means each child is heterozygous for any kind of character. In exams, one question may be asked like how many types of chromosomes do humans have? या how many pair of chromosomes do humans have? या फिर how many autosomes are present in human cell? So now it's your turn to give the answer. So write down the answers in comment section. Now let's come to the next page, which is page number 147. Question number 1 is, how do Mendel's experiments show that traits may be dominant or recessive? Mendel showed that the traits may be dominant or recessive by performing monohybrid cross. If a trait expresses itself in F1 generation and at least 75% of such trait expresses in F2 generation, then it is a dominant trait. And if a trait doesn't expresses itself in F1 generation but at least 25% of the progeny have such trait in F2 generation, it is a recessive trait. Now come to the next question, which is how do Mendel's experiments show that traits are inherited independently? So हमने dihybrid cross के examples देखे थे, हमने देखा था कि new characters बन रहे थे. You can see that round yellow and wrinkled green develops during the dihybrid cross, which are the new characteristics, ठीक है, which were not present in the parent generation. So you can write in answer that Mendel showed that traits are inherited independently through dihybrid cross. The third question is, a man with blood group A marries with a man with blood group O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant? Why or why not? यहाँ पे मेल का blood group कहते हैं A and we all know that A is the dominant trait. ठीक है, अगर मेल कैपिटल A मीन्स अगर मेल में दोनों जीन्स A होंगे, मतलब मेल में अगर दोनों जीन सेम होंगे और फीमेल में ओ होगा तो ऑलवेज ए ब्लड ग्रुप विल फॉर्म. ठीक है, चाहे किसी भी ए और ओ का कॉम्बिनेशन आप बना लो, ए ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट, सो ऑल द प्रोजेनी विल बी विद ब्लड ग्रुप ए. सो वी विल टेक अप AO as a blood group of male, then female will have OO blood group, and then there is the possibility of having AO and OO blood groups in progeny. So the 50% of the progeny will have O blood group and 50% of the progeny will have A blood group. But this information which has been given in this question is not enough. The question is not telling about the exact genotype of the male. Now come to the next question, which is, how is the sex of the child determined in human beings? All children, whether son or daughter, gets X chromosome from mother, but a child inheriting another X chromosome from father will be a daughter, and the child inheriting Y chromosome from father will be a son. Now let's go through few questions which have been given in your book at page number 159. First one is, a Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plant bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. So the answer to this question is capital T, small t, capital W, capital W. Now how? So all the tall plants are heterozygous with capital T, small t, but they have both dominant genes for violet flowers. And other parent has small t, small t, small w, small w. इनमें से गैमेट्स निकलेंगे कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, देन स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, और इसमें से गैमेट निकलेगा स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू. राइट? So now let's make one Punnett square for this.
From first parent we got 4 type of gametes, which were capital T, capital W, capital T, capital W, small t, capital W, small t, capital W, and small t, small w from second parent. So we will get capital T, small t, capital W, small w, capital T, small t, capital W, small w, small t, capital W, small w, small t, capital W, small w. So here you can see half of the progeny is bearing short height with violet color flower, and half of the progeny is bearing tall height with violet color flower. Means all the progeny have violet color flower, but half of the progeny is short in height. Now come to the next question, which is: a study found that children with the light colored eye are likely to have parents with light colored eyes. On the basis, can we say anything about whether the light color eye trait is dominant or recessive? Why or why not? So, if the parent has trait, if father, suppose father has the trait for light colored eye and mother doesn't have, but अगर light color trait child में दिखाई दे रहा है, तो it means it is the dominant trait. बट अगर लाइट कलर आई ट्रेट रेसेसिव ट्रेट है और दोनों ही पेरेंट्स में ये प्रेजेंट है, तो भी तो ये चाइल्ड में दिखाई देगा. सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट डिटरमाइन वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रेसेसिव. क्वेश्चन नंबर 11 हम पहले ही देख चुके हैं. नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार. Gregor John Mendel, regarded as the father of genetics. Mendel performed his experiments with garden peas, whose scientific name is Pisum sativum. He observed inheritance by using 7 contrasting characters with 2 traits for each. गार्डन पीज में हर करेक्टर के लिए 2 ट्रेट्स मौजूद थे, जैसे हाइट के लिए टॉल एंड शॉर्ट, फ्लावर कलर के लिए वाइट एंड वॉयलेट, देन सीड शेप के लिए राउंड एंड रिंकल्ड, seed coat color के लिए green and yellow. Every cell has its hereditary information which is present in the form of genes. Gene is a part of a chromosome which controls a specific biological function. The trait which do express itself in F1 generation and is present in 75% of the progeny of F2 generation is the dominant trait, and the trait which does not expresses itself in F1 generation but is present in 25% of the progeny of F2 generation is the recessive trait. If 2 identical genes are present for a particular trait, they are called as homozygous genes. While if 2 different genes, means one dominant and another is recessive, are present for a particular trait, they are called as heterozygous genes. Genotype is the genetic constitution of an individual organism, whereas phenotype is a set of observable characteristics of an individual. A monohybrid cross is a type of genetic cross which takes place between 2 individuals with homozygous genotype for a particular character or trait. The phenotypic ratio of the offspring in F2 generation is 3:1, whereas the genotypic ratio is 1:2:1. A dihybrid cross is a type of genetic cross which takes place between 2 individuals with homozygous genotype but for 2 contrasting characters or traits. The phenotypic ratio of the offspring in the F2 generation is 9:3:3:1, and the genotypic ratio is 1:2:2:4:1:2:1:2:1, which is very complex and will not come in exam, so don't worry. Autosomes are the somatic chromosomes that determine the somatic characteristics. They are in perfect pair of 22 in human beings, means human genome has 22 homologous autosomes जो एक जैसे होते हैं, and they are other than the sex chromosomes. Allosomes are the sex chromosomes that determine the sex related characteristics. This is the 23rd pair of the chromosome in human beings. This may be a perfect pair as in females, or maybe an imperfect pair as in males. Then XX determines girls and XY determines boy. Hope this video helped you in understanding this chapter well.
Thank you so much for watching the video. Have a nice day.